अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जून फाइनेंशियल ईयर एंड बिलाखिर हमारा हुआ और एक दिन मैंने वीडियो इसलिए डिले की कि वीकली क्लोजिंग भी आ जाए, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा हुआ है, कुछ चीज़ें इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में जो चल रही हैं उनका मंथ क्लोज भी देख लिया और फिर उनका वीक क्लोज भी देख लिया। कुछ चीज़ें आज समझ लें कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो भी मैं इंडेक्स के लेवल्स आज आप लोगों को दूंगा उनको नोट डाउन करें और बहुत सीरियस लीजिए इन चीज़ों को जो अब बता रहा हूँ। आज से 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने एक एग्जिट कॉल दी थी और बहुत क्लियर मैंने एग्जिट कॉल दी थी कि मार्केट से निकलें। काफ़ी लोग नाराज़ हो गए उस वीडियो के बाद से कि मैं कोई खौफ फैला रहा हूँ मार्केट के अंदर, और मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसी बात मुझे करनी नहीं चाहिए, बुरी बात है। तो भाई, बुरी बात अच्छी बात कोई नहीं होती इस मार्केट के लिए, ठीक है। मैं अगर इंडिकेट ना करूं तो मार्केट फिर आपका वो असर करेगी कि फिर आप मार्केट को बुरा कहेंगे, और फिर मुझ जैसे किसी भी मार्केट के प्लेयर के लिए आप ये सोचेंगे कि शायद हमें भी नहीं पता चला क्या हुआ, हम भी बैठे रहे आपकी तरह। तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए चीज़ अच्छी हो या बुरी हो मैं बोलूँगा, ताकि कम से कम ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि जो कुछ भी हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो पता है क्या हो रहा है, और अगर आज ये चीज़ पता है तो इस फेज से जब हम बाहर आने वाले होंगे तो डेफिनेटली फिर जिस तरह मंदी की कॉल दी जाती है इसी तरह फिर तेज़ी की कॉल भी दी जाती है। और मैं देता रहा हूँ पहले भी बुरे से बुरे वक्त में। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे जब पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा था तो मैंने वहीं से बोलना शुरू किया था कि अब मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। 43,400 इंडेक्स पे मैंने वो सेल कॉल दी थी और मार्केट ने वहाँ से 40,555 का एक लो अभी तक बनाया हुआ है, और तकरीबन 41,630 पे कल बाजार ने वीकली क्लोज किया। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड ख़राब हुआ है मार्केट के हिसाब से। मार्केट का जो इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, बार बार बाजार ने 2 बार एटलीस्ट मार्केट ने जंप ली है, और जो पहले सपोर्ट लेवल थी 43,000 और 42,800 उसको लो बनाने के बाद बाजार ने रूफ कंसीडर किया है। बाकायदा रीटेस्ट थ्योरी कहलाती है, ये रीटेस्ट हुआ है 2 दफ़ा, और इस दोनों दफ़ों में मैं कम से कम ये एक इन्वेस्टर बेस को जो मैं बात कर रहा होता हूँ उनसे, और वो लोग आपस में अगर बात कर रहा हूँ तो उससे जो मैं जज कर रहा होता हूँ, तो लोग दोनों दफ़ा में इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जी, मंदी से हम बाहर आ गए, अब ये तो तेज़ी होने वाली है। और अब पॉइंट ये है कि किसी भी तेज़ी या किसी भी मंदी के पीछे ना कोई रीज़न होगा, कोई फंडामेंटल होगा। अगर 1 महीने पहले मैं वीडियो में सेल कॉल दे रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर लॉस में है तो लॉस में भी बुक करें, लॉस बुक करें, मार्केट में कैश पे शिफ्ट हों, क्योंकि यही चीज़ जो आज 10 रुपये का लॉस है वो कल 30 रुपये के लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो आप कम से कम ये 10 रुपये का लॉस बुक करके अपने 20 रुपये का जो और लॉस होना है वो आप बचा सकते हैं। मार्केट में वैल्यूएशन जब नीचे जाएँ तो आप ले सकते हैं। हम अब कम से कम उस फेज़ में आ चुके कि अब जो बातें मैं 1 महीने पहले से करनी शुरू कर चुका था कि देखें, सिर्फ मार्केट ख़राब नहीं है, मार्केट को बुरा नहीं कहें। मार्केट को जब कभी भी कोई बुरा कहता है, साफ बात है मुझे बुरा लगता है, मेरी रोज़गार की जगह है ये। मार्केट कभी भी गलत नहीं होती, मार्केट हमेशा ठीक है। मार्केट जो कर रही है वो ठीक कर रही होती है, हम गलत हो सकते हैं। जब कभी भी कभी ऐसा फेज़ आता है कि मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम करने लगे ना, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यार मार्केट गलत कर रही है। मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ, मुझसे कोई ऐसी चीज़ मिस हो रही है कि जो मार्केट को पता है और मुझे नहीं पता। सिर्फ इतनी सी बात है। बाजार जो मंथली क्लोज दे गया, अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी इतनी आसानी से संभलने वाली है। बल्कि मैं एक जुमला कहूँ आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जुलाई का महीना है ना, इसमें बहुत अच्छी वैल्यूएशंस आने वाला महीना है। अब देखिए, ये बात मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी वैल्यूएशंस आने वाला महीना है। मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि इस महीने में ना बहुत पिटाई होनी है, ठीक है। अब जो जुमला आपको पसंद आ जाए आप वो मेरी तरफ से रख लीजिएगा। आज कोई चीज़ 10 रुपये की है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि वो चीज़ मैं 8 रुपये की 7 रुपये की ख़रीदूँ। अगर आप अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं तो ये उसी वक्त बन सकती है जब आप कैश पे या आपके पास हाथ में जो है वो कैश हो, या नया कैश डाला जाए या पुराने पोर्टफोलियो में कैश जनरेट कर लिया जाए। 42,500 अब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके ऊपर वही 43,000 राउंड फिगर
रेजिस्टेंस कंसीडर होगी। मार्केट ने जून के महीने में 2 बार इसने टेस्ट किया 43,000 को, 42,800 को, और दोनों दफ़ा उस टेस्ट करने के बाद मार्केट फेल हो गई, इसके ऊपर नहीं खड़ी हो सकी। दोनों दफ़ा इन्वेस्टर बेस हमारा ये समझता रहा कि शायद मार्केट में तेज़ी हो रही है और मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। गवाह हैं मेरे, एटलीस्ट जो इन्वेस्टर मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि मैं पिछले 2 महीने से जिस तरह साइलेंट होकर बैठा हूँ इस मार्केट से पीछे हट के, मुझे खुद नहीं याद कि मैं अपने पूरे करियर में इस तरह से पीछे हट के बैठा हूँगा किसी वक्त। क्योंकि इस दफ़ा जो हालात हैं वो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हालात हैं। मार्केट की बड़ी मेहरबानी है कि अब तक मार्केट ने बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है, वरना जिस पोजीशन पे हमारे फाइनेंशियल्स आज खड़े हैं तो मार्केट इस वक्त मेरे हिसाब से तो बहुत महंगे रेटों पे खड़ी है। बेशक हम इस वक्त तकरीबन 4 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। अब जब आपस में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम इस बात की जस्टिफिकेशंस में पॉजिटिव होने की जस्टिफिकेशन जब देते हैं तो हम इस बात को भी सामने रखते हैं कि यार हम 4 के पी मल्टीपल पे बड़े लो पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। बात यही है कि अगर हम 4 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, विदाउट रीज़न नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ ये एनालाइज करना है कि क्या ये 4 का पी मल्टीपल इनफ, क्या ये बॉटम आउट हो गया है, क्या हमें यहाँ से वैल्यूएशंस बेहतर होती हुई नज़र आएंगी? तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हम जिस तरह से एक हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन देख रहे हैं, इसी तरह से हम हिस्टोरिकल जो है वो इंटरेस्ट रेट देखने जा रहे हैं, और इसी तरह से हम स्टॉक मार्केट के पी मल्टीपल्स भी शायद हिस्ट्री में पहली बार देखेंगे इतने लो, जो कि अब होने जा रहे हैं। मुझे अभी मैं वीडियो बनाने से पहले कुछ चार्ट्स वगैरह देख रहा था और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जून के महीने में अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। किसको? उसको जो कि अपनी पोजीशन मार्केट में लिक्विडेट किए बैठा है। ज़रूरी नहीं है कि 100% आप लिक्विडेट हो, आप 50%, 60%, 70%, 40% आप इतना लिक्विडेट तो कम से कम होके बैठें कि कम से कम बाजार जब नीचे जाए तो इन वैल्यूएशंस पे आप कुछ एंट्री कर सकें। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज डिस्कस करने वाली वो ज़रा आप सुने। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कवर करता हूं कि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में और उसी के इम्पैक्ट्स हैं पूरी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर, और वही इम्पैक्ट फिर हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ 2 किस्म के मसाइल साथ साथ चलते रहे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो है वो मामलात भी ख़राब रहे और आज भी वो पॉलिटिकल मामलात इंटैक्ट हैं। लेकिन एक चीज़ जो बेहतर हुई वो ये हुई कि 1 महीने के डिले के बाद इस नए सेटअप ने, गवर्नमेंट के सेटअप ने आके ये सब्सिडीज़ ख़त्म करनी शुरू की। यानी हमने आईएमएफ को चिड़ बना दी थी आईएमएफ की, और इसीलिए आईएमएफ ने इस दफ़ा हमारे साथ ऐसा बिहेव किया कि झूठ बोलने की और धोखा देने की भी कोई हद है। मैं अफ़गान वॉर के मामलात में कभी हम सुनते थे कि यूएस हमसे कहता है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग धोखा देते हैं। इवन के मुशर्रफ साहब के दौर के एंड में बाकायदा ये हमारे लिए वर्ड यूज़ होना शुरू हुआ था कि हम डबल गेम खेलने वाली कौम है। हम जिसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। तालिबान भी हमारे यहाँ जो है हमारे अपने ही बच्चे कहलाते थे और यूएस तो हमारा वैसे ही सगा था। वही चीज़ अब जाके इस हद तक हो गई कि आप जो समझ लें कि अब आईएमएफ आपकी मानने पे राज़ी नहीं है, आपसे अब गर्दन पे पैर रख के ये काम करवाए जा रहे हैं। लेकिन बेसिकली हम इसको जो बुरा कह रहे हैं कि आईएमएफ ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो सबसे पहली बात कि भाई आईएमएफ ने तो हमको नहीं बुलाया कि आओ हम मुझसे पैसे ले लो। अब जब हमारी ज़रूरत है तो जो पैसा देने वाला है वो तो आपसे पूछेगा कि ये पैसे वापस कैसे करोगे, अपने ख़र्चे बताओ। बात यह है कि मेरे पास घर चलाने के पैसे ना हों, मैं आपसे उधार मांगूं और फिर मैं अय्याशियाँ करूँ उन पैसों में, और फिर अगले महीने फिर आके आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाऊँ, तो कोई तो टाइम ऐसा आएगा कि आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये पैसे वापसी कैसे होंगे, और अपने नौकरी पे खड़े हो जाओ, कहीं कोई धंधा वंधा कर लो, लोगों से मांग के कब तक घर चलाओगे। ये वही चीज़ है। बिल्कुल अच्छा हो रहा है, एक इम्पैक्ट अब हमें बर्दाश्त करना है। 75 साल में जो महंगाई हमने नहीं देखी थी वो हमें एक दफ़ा देखनी है। इसमें हमारे अपने जो है वो करतूत थे, दूसरा इंटरनेशनल इन्फ्लेशन ने हमको मारा। अब हमारे अपने करतूत क्या थे? वो यही थे ना कि हम सब्सिडीज़ दिए चले जा रहे हैं बिजली पे और ऑयल पे सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से
एक आम आदमी तो बड़े मज़े से टैंक फुल करा के घूम रहा है उस वॉर, बड़े मज़े से उसके घर में 6-6 8-8 एसी चल रहे हैं, उसको बिजली का बिल देने का कोई मसला नहीं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि इस बिजली के बिल में गवर्नमेंट की सब्सिडी शामिल है, इस पेट्रोल में गवर्नमेंट की सब्सिडी शामिल है। आज वो जब पास ऑन हुई है तो हमें IMF भी बुरा लगेगा और हमें वो गवर्नमेंट भी बुरी लगेगी जो कि ये स्टेप्स ले रही है। लेकिन आज जाके ये स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं कि जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। तो ये जहन में रखें कि ये जो काम हो रहा है ये इस मुल्क के लिए अच्छा हो रहा है। मैं और आप एक सख्त, जिसे कहते हैं कि टाइम गुजारेंगे नेक्स्ट 1-2 महीने 3 महीने, लेकिन जो एक अच्छी चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अब नज़र आई है वो ये है कि एक तरफ तो देखें जो मसला था हमारा कि हम पास ऑन नहीं करते थे वो कर दिया, चीखें निकलनी है ना, एक दफ़ा निकल जाएं। लेकिन आप देखिएगा कि जब इंटरनेशनल मामला इन्फ्लेशन का जब कंट्रोल में आना शुरू होगा ना तो ऑटोमेटिक वो आपके यहाँ भी पास ऑन होनी चीज़ें शुरू होंगी, तो आपके यहाँ भी वो चीज़ें जो है वो ईज़ होना शुरू होंगी और फिर हम आदी होंगे इस बात के कि हम अब जितनी हमारी हैसियत है उसी हिसाब से हम अपने खर्चे करें। हम अपनी हैसियत से बढ़कर चीज़ों में खर्चे कर रहे थे। मैं कल भी एक जगह पे गैदरिंग में खड़ा था, वहाँ पे लाइन से कम 200 गाड़ियाँ खड़ी थी और एक से एक गाड़ी थी। तो मैंने किसी से कहा कि इन गाड़ियों की कीमतें कैलकुलेट करो ज़रा, ये एक लाइन में कितने कितने करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या ये वो मुल्क लग रहा है कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है? और वहाँ के आप अय्याशियाँ देखें लोगों की कि एक फैमिली के 4 मेंबर आ रहे हैं, चारों अलग अलग गाड़ियों में आ रहे हैं। तो ऐसी अगर अय्याशी है तो खैर है, थोड़ा बहुत टैक्स दे देंगे और अब महंगा पेट्रोल डालेंगे, जितनी हैसियत होगी उतना घूमे आदमी मुल्क। लेकिन इस वक्त दाव पे लग गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उस बात को ज़रा गौर से सुने। पेट्रोल प्राइसेस डिपेंड करती हैं क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के ऊपर। इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो क्राइसिस हैं वो गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस को लेके हैं और इसी के इम्पैक्ट्स फिर आपका जो फूड कमोडिटी है उसके ऊपर भी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने फूड कमोडिटीज़ को बहुत डिस्टर्ब किया। जो मुझे एक होप नज़र आई है कल की क्लोजिंग में मंथ एंड पे, 6 महीने के बाद क्रूड ऑयल ने 6 महीने के बाद ये पहला महीना था कि नेगेटिव क्लोज किया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अब इस बात की अहमियत वही समझ सकेगा जो टेक्निकल चार्ट्स को और टेक्निकल एनालिसिस को समझता हो। मैं और थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। 6 महीने से क्रूड ऑयल एक नए हाई पे क्लोज दे रहा था, मंथ ऑन मंथ क्लोजिंग उसकी नए हाई पे हो रही थी। फॉर एग्जांपल, एक महीने 94 पे क्लोज हुआ, उसके अगले महीने 98 पे क्लोज हुआ मंथ, उसके अगले महीने 104 पे क्लोज हुआ, उसके अगले महीने 114 पे क्लोज हुआ। ये 6 महीने के बाद ये पहला महीना गुजरा हमारा जून का कि जिसमें नेगेटिव क्लोजिंग आ गई क्रूड ऑयल की। एक चीज़। दूसरा, अब जिन फूड कमोडिटीज़ के ऊपर भी एक बहरान आया हुआ था और एक राइजिंग ट्रेंड था और जो अनलिमिटेड हो रहा था मामला के मुसलसल नए हाइज बन रहे हैं, और जब तक किसी भी डिजिटल ट्रेड होने वाली चीज़ में नए हाइज बन रहे होंगे तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। कम से कम एक कोई ट्रिगर चाहिए होता है। ये वो पहला ट्रिगर मिला कि आपके वीट, गैस, क्रूड ऑयल और इसी तरह कोल प्राइसेस, इन सब में एक ईज़ आना शुरू हुआ है। इवन के वीट प्राइसेस में, नेचुरल गैस की प्राइसेस में, इनमें तो काफ़ी अच्छा बड़ा डिक्लाइन जो है वो जून के महीने में देखने को मिला है। अगर आप समझ लें कि कमोडिटीज़ को की एक बास्केट के तौर पे अगर उसको ऑन एन एवरेज लिया जाए तो जितनी भी फूड कमोडिटीज़ और इंडस्ट्रियल यूजेज की जो कमोडिटीज़ हैं तकरीबन 35 to 40% इन बिटवीन जो है वो डिक्लाइन देखा गया फ्रॉम द टॉप। ये मेरे लिए बहुत होपफुल बात है। देखें, क्योंकि मैं जिस खौफ में था कि यार ये मामला, क्योंकि कोई रेट सस्ता नहीं होता, तो ये क्रूड ऑयल मैं नहीं कैलकुलेट कर पा रहा था कि ये कहाँ जाने के मूड में है। क्योंकि मैंने जिस तरह से कोल प्राइसेस को देखा है कि जो $70-80 ऑन एन एवरेज 10 साल से ट्रेड होता हो वो $400 का हो सकता है, तो अल्लाह ना करे क्रूड ऑयल फिर क्या हो सकता है भाई। तो उस फियर से मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें बाहर आना चाहिए। शायद मार्केट्स ने अपने हाइज बना लिए, शायद अभी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक ट्रिगर आया है। अभी और हमें ट्रिगर्स चाहिए, अभी और हमें वो सिम्टम्स नज़र आने चाहिए, ख़बरों में भी, न्यूज़ फ्लो में भी और उनकी प्राइसेस में भी।
लेकिन ये जो एक फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दफ़ा जो रिदम था वो रिदम टूट गया। ये इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये रिदम टूटा है ना, तो और इधर मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट पास ऑन कर चुकी है। अब गवर्नमेंट ने देखे सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं, एटलीस्ट ऑयल प्राइस के ऊपर इन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी। और अब जो कल परसों जो इन्होंने 10 रुपये बढ़ाए हैं, वो बेसिकली इन्होंने पेट्रोलियम लेवी की मद में बढ़ाए। तो ये एक बात तो कंफर्म हो गई कि आपके यहाँ सब्सिडी ख़त्म हो चुकी। अब आईएमएफ का जो सबसे बड़ा जो मसला था वो आप रिजॉल्व कर चुके। अब आईएमएफ आपसे और भी अगर कुछ कह रहा है तो एक एक बात हमारे लिए बेहतर है। आईएमएफ जो कुछ कह रहा है ना कि सब्सिडीज़ ख़त्म करो और ये बताओ कि भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में किन किन मुल्कों से कितने पैसे लिए हुए हैं, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। अगर आईएमएफ आपसे ये कह रहा है कि अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अपने इदारों के में जो लोग काम करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स ज़रा हमें दिखाओ कितने हैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, क्योंकि उनसे पैसे ले रहे हैं। पता तो चले ना कि एक आदमी गवर्नमेंट नौकरी पे बैठ के 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ 50, 60, 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ लिए बैठा है वो। तो इन चीज़ों पे जब हिट आएगी ना, तो आप ये देखेंगे कि आपको ना मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ना इस पे क्रिटिसिज्म बहुत नज़र आएगा, क्योंकि जब चोर पकड़ा जा रहा होता है शोर तो मचाएगा वो ना। ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए अच्छी होने जा रही हैं। आपकी मार्केट में जून के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो मंदी होनी है वो अब स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये मंदी का होना एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको मार्केट लेके जाएगी। आप लोग इस मंदी की एक्सपेक्टेशन से डर रहे हैं, मैं इस मंदी की एक्सपेक्टेशन से इंतज़ार में हूँ और एक्साइटेड हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि लाइफ टाइम होगी। ये एक वन टाइम हमको एक हिट आनी है जो कि पूरी दुनिया में आई है और फिर हमारी अपनी हरकतों की वजह से आई है। लेकिन ये एक दफ़ा अगर हो गया तो अब हम कम से कम आईएमएफ के पास जो जा रहे हैं, तो उसके बाद हम स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे और ग्रेजुअली हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम इंशाल्लाह कौम आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम रहें ना रहें, इस मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। और पहली बार नज़र आया कि चाहे ज़बरदस्ती सही, लेकिन जितने काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं मार्केट के लिए। अब ज़रा गौर से सुन लें, 43,000 के ऊपर बाजार क्लोज अगर करेगा मैं राज़ी, तेज़ी लगती है। उसके बाद 43 के बाद, और जब तक मार्केट 43,000 के नीचे है तो मार्केट आ रही है 36,400। तो 36,400 तक इंडेक्स में जगह है। ये अब मैंने बात की कि इंडेक्स में इतनी जगह तो है, या तो 43 के ऊपर खड़ा करा लें, वहाँ से तेज़ी कर लें, या फिर इस बात के लिए दुआ करें कि इंडेक्स ने अब अपना जो नेक्स्ट जो लेवल टच करना है वो जितना जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी हम बुराई से बाहर आ जाएंगे। जितना लेट होगा उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा और उतनी ही तकलीफ़ ज़्यादा होगी। मैं 36,400 इंडेक्स देख रहा हूँ अगर मार्केट ने नेक्स्ट 2-4 दिन के अंदर अंदर 43 क्रॉस नहीं किया, जबकि हम अभी 41,630 पे खड़े हुए हैं। हम दूर हैं तकरीबन 1500-1400 पॉइंट इस लेवल से। तो 1400 पॉइंट का रिस्क है। नीचे तकरीबन आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे 36,400 तक की इंडेक्स में जगह है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ें बड़ी ट्रिकी नज़र आने जा रही हैं, क्योंकि आपकी मार्केट हाईली मैनिपुलेटेड है इंडेक्स, और आपकी जो वैल्यूएशंस हैं, आपकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलरेडी जो है वो $34-33 बिलियन अराउंड खड़ी हुई है। ऐसे में ये नहीं होगा कि आप पूरी मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे कि तमाम शेयर जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ चले जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स अपने आप को बेशक करेक्ट करता रहेगा, लेकिन इसी गिरते हुए ही बाजार में आपको सेक्टर वाइज, आइटम वाइज कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जाएंगी। जो शराइत आईएमएफ ने रखी हैं उनके इम्पैक्ट्स को कैलकुलेट करें। अगर नहीं कैलकुलेट करना आता तो किसी से पूछ लें जो एक्सपर्ट इन चीज़ों में एक्सपर्टी रखता हो, कि अभी आपको प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में भी जाना है, किन किन चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, उन शेयर्स को अपनी नज़र में रखें। अभी ज़ाहिर सी बात है कि ये जो सुपर टैक्स का मामला हुआ है, इस पे हिट जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आनी है उनके ऊपर नज़र रखें। उनमें अभी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नई प्राइसेस नीचे के रेटों पे नज़र आएंगी। फिर जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखें कि अभी उन शेयर्स में मंदी नहीं हुई है, अभी उनमें असल मंदी स्टार्ट होगी। 7 तारीख को आईएमएफ का मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला, क्योंकि जो
मंथ एंड पे जो CPI आई है उस हिसाब से तो पहले मुझे लग रहा था 100-150 बेसिस पॉइंट होने चाहिए, लेकिन मैं अब इस बात से पीछे हट रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि 100-150 बेसिस पॉइंट वाला कोई मामला होगा। अगर हुआ तो बड़ी खुशखबरी होगी, बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि कोई एक बड़ा इंटरेस्ट रेट में हाइक आने जा रहा है। तो अभी 7 तारीख तक तो हमें ये वेट करना चाहिए और इस बात का क्लियर वेट करना चाहिए कि आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ये मार्केट बना के देने वाली है। मार्केट में एक बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अगर नहीं आएगा तो फिर मार्केट डिसाइड करेगी किसी नए लेवल को। वो नया लेवल क्रिएट होगा। वो कैसे क्रिएट होता है कि बाजार किसी भी एक लो बनाने के बाद उसके ऊपर कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है 8-10 दिन, फिर वो लो ब्रेक नहीं होता। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जब नजर आएंगे तो फिर हम नया लेवल को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज जब तक बाजार नया लो बनाता चला जाएगा तो बाजार जा रहा है 36,400 की तरफ। अब 36,400 के लेवल पे अगर मार्केट उसके करीब भी आ जाती है तो उसका क्या वैल्यूएशंस होंगी? तो वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। ये एक दफ़ा होने जा रहा है, क्योंकि उस जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं ये अगर 1 साल पहले करते तो हम एब्जॉर्ब कर चुके होते। ये इकट्ठा किया गया है तो इकट्ठा इन्फ्लेशन का बर्डन आएगा और एक ही दफ़ा में फिर आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के एक दफ़ा इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। ग्रोथ 4% की इन्होंने बात की है मिफ्ता साहब ने। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर जो अब ये स्टार्ट हुआ है इसमें अगर ये 2 से 2.5% की भी ग्रोथ कर लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ग्रोथ इतनी बड़ी कट अगर होने जा रही है तो जो इंडस्ट्रीज़ की जो कॉर्पोरेट ग्रोथ थी डेफिनेटली उस पर बहुत शार्प डिक्लाइन आने जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मामला अब आप लोगों ने सुन लिया, ये मेरी पुरानी बातें हो गई। मैं अब कुछ नई चीज़ों की तरफ देख रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ पे नज़र लगाए बैठा हूँ, वहाँ से ईज़ होना शुरू हो जाए और हम यहाँ पर पीक आउट हों, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पीक आउट हो, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो। तो ये 2 चीज़ें एक साथ जब हो रही होंगी तो वही टाइम होगा कि मार्केट कुछ ऐसे लेवल्स पे खड़ी हुई होगी कि जहाँ से आपको कुछ लेने का और जिसे कहते हैं चेरी पिकिंग का मौका मिलेगा। कुछ दिन की मेरे हिसाब से बात और है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए दुआ करें और मार्केट में जल्दी नहीं करें। बाज़ार में मेरे हिसाब से जून के महीने में एक बड़ी स्लाइड बनेगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को राइट टाइम पे कोई चीज़ चेंज होगी तो मैं ज़रूर फ़ौरन बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। फ़िलहाल मंदी लगती है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।